नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद है हम बुलंदशहर में, और बुलंदशहर वो पहले चरण का हिस्सा है जहां पर मतदान हुए हैं। लेकिन उससे पहले तमाम प्रत्याशी अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे हैं, और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनसे आप तारुफ करवा देते हैं। वो है पूनम पंडित, जो बुलंदशहर की स्याना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं जो बेहद अहम है। आपको बताते हैं कि कैसे पूनम पंडित ने बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंची, और अब इन्होंने जनता के बीच एक फैसले के लिए खुद को छोड़ दिया है। प्रचार खत्म होने को हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं पूनम जी से पूछेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रही तैयारी और ये लड़की कितनी लड़ी है, ये भी पूछेंगे पूनम पंडित से। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, लड़की अभी भी लड़ रही है या कुछ आराम करना चाहती है? देखिए, लड़की हमेशा लड़ती है, ठीक है। जब से वो पैदा होती है, वो बड़ी होती है, स्कूल जाती है, स्कूल जाने के लिए रोका जावे, जिद करके वो लड़ करके फिर कॉलेज जाती है, कॉलेज के लिए रोका जावे, फिर शादी हो जावे, परिवार में घुलना मिलना, कहीं ऐसी लड़कियों के वो होते हैं सिस्टम खराब भी हो जावे। तो वो लड़की जब तक पैदा होती है, जब तक धरती होती है, लड़की है। प्रचार रुक गया है, 18 दिन का समय मुझे मिला। 18 दिन में जितना बेस्ट हुए हैं, मैं दे सकी मैंने वो दिया। लोगों से मिली, सारे गाँव मैंने कवर किए, ठीक है। तो 18 दिन बहुत छोटे से समय होता है, लेकिन लोगों ने भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार मुझे दिया है, और मैं लड़ती रहूंगी। लड़ते रहिएगा, उम्मीद करेंगे हम यही। लेकिन मैम, मेरा एक सवाल है कि जब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश और योगी के बीच मुकाबला है, ऐसी स्थिति में आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किया? ऐसा भी हो सकता था कि आप बीजेपी में चले जाएं, और ये मुमकिन था कि बीजेपी में आप शामिल हो सके और वो लोग बुला भी लेते, लेकिन क्यों आपको ख्याल आया कि कांग्रेस पार्टी में जाया जाए उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 नंबर की पार्टी है, ये लड़ाई में नहीं है? देखिए, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान चुके कि लड़ाई में कांग्रेस, यूपी के मुख्यमंत्री भी मान चुके कि लड़ाई में कांग्रेस है। नहीं तो वो कांग्रेस कोई क्यों नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों करेंगे कि कांग्रेस गरीबी हटाने में लगी हुई है, खुद हट गई है। कम से कम उन्होंने ये तो माना कि कांग्रेस गरीबी हटाने में लगी है। उनकी तरह कांग्रेस गरीबों को तो नहीं हटाना चाहती ना, मार करके गाड़ी चढ़ा कर, है ना। तो ये अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला कांग्रेस गरीबी हटाना चाहती है। देश का संविधान किसान परेशान है, लड़कियां सुरक्षित है। आप बुलंदशहर में बैठे हुए हैं, स्याना विधानसभा पर थोड़ी सी दूरी पर बुलंदशहर में दिवाई है। एक लड़की लोधी समाज की, उसका बलात्कार हो गया, फिर उसको कोई से मार दे रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। सब चुनाव में इस आवाज को हम उठा रहे हैं कि हमारी प्रियंका जी चाहती है, और हमारे आंखों में शर्म है कि वो बेटी है, चाहे वो किसी भी समाज की है। तो बेटी है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं और हम उसके लिए लड़ भी रहे हैं, और हमारा कर्तव्य बना है कि बेटी बेटी होती है। इस आवाज को आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे लिए और कोई नहीं। तो कांग्रेस तो लड़ना जानती है, कांग्रेस सबकी मदद करना जानती है। तो इसीलिए मैंने कांग्रेस को, क्योंकि देश में जब सुई भी ना बनेगी और आज परमाणु बम तक बनते हैं, किसकी देन है? गाड़ी, सड़कें, सुई किसकी देन है? मोबाइल, कंप्यूटर किसकी देन है? कांग्रेस की है ना। पहला लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। देश की प्रधानमंत्री महिला के रूप में इंदिरा जी हमें दी, कांग्रेस ने। देश की आजादी में कितना योगदान कांग्रेस करा, शहादत दी प्रधान, इसलिए हम कांग्रेस की चारधारा है। मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने कांग्रेस। यहाँ से स्याना विधानसभा क्षेत्र से रालोद है बीच में, और आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी से लड़ना ज्यादा मुश्किल रहा कि आपके लिए रालोद के लोगों को ये समझाना कि मैं कांग्रेस के लिए बेहतर कर सकती हूँ स्याना में? कौन से सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज रही आपके लिए? देखिए, फिलहाल जो धर्मवाद का नशा इन्होंने चढ़ा रखा, तो वो चढ़ा रख सब लगे हुए हैं चर्बी पे, गर्मी पे, वोट लेने के लिए, धर्मवाद पे, जातवाद पे। सिर्फ रोजगार पे वोट कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के हाईकमान रोजगार की बात करेंगे। चर्बी, गर्मी, धर्मवाद, पाकिस्तान, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये इन्हीं में उलझे हुए हैं। और हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो यहाँ पे विधायक है, जो पूर्व गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें पहले जनता ने बना दिया विधायक। उनके कार्यकाल भी देख लिया, उन्होंने तभी काम नहीं कराए, तो उनको तो आप सीधा कट कीजिए, क्योंकि उन्हें तो मौका दिया ना। और फिर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उनको भी जनता ने मौका दिया। उन्होंने जो
सी से ही नहीं उतारे पूर्व विधायक को, जो मौजूदा विधायक है वो तो किसी गांव में नहीं है, उनका तो डिजिटल प्रचार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गांव में जनता उनको गाली दे करके जूते पहना करके भगा रही है, तो इसलिए वो डिजिटल प्रचार कर रहे हैं। तो हम पे भी ये लागू कर दिया कि हम भी डिजिटल प्रचार करें, इसीलिए तो कि भीड़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब 10 दिन में इन्होंने 21 रैली करी तब इनको कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि अपना काम तय करके चल दिए और हमें नए नए ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। 18 दिन में हमने सियाना विधानसभा में एक एक गांव कवर किया, कुछ समय तक तो हमने घर तक कवर किए, डोर टू डोर, एक एक घर तक कवर किए, कितने गाँव के तो। लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम था, तो नहीं गाँव कवर किए और समय नहीं था। आज बिल्कुल समाप्त हो गया प्रचार, लेकिन लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी है मैम। एक सवाल ये है कि आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, वो स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 करोड़ रोजगार वो कह रहे हैं कि हम दे चुके हैं। देखिए, हाँ, तो ये सब तो कॉपी हो रहा है ना? देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी देश के प्रधानमंत्री ने, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं करी थी, देश के प्रधानमंत्री ने। अब 2 करोड़ 1 साल में, ठीक, अब 7 साल उनको भी तो कितने हो गए? 7 दूनी 14 करोड़ 14 करोड़ 14 CR हो गए, 14 करोड़। अब पहले आप वो 14 करोड़ क्लियर कीजिए, और जो आज आपने घोषणा पत्र जारी करा वो तो चुनाव अब कल हो गया, पहले चरण की, तो इन्हें अभी याद आया। और जो बेरोजगारों पर भी 8 दिन पहले डंडे बजाए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या वो रोजगार नहीं मांग रहे थे? दिल्ली में आंदोलन कर रहे, यूपीएससी के बच्चे भर्ती मांग रहे हैं अपनी, ऑल मेडिकल फिट, क्या वो उनको रोजगार इन्होंने दिया? शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इको गार्डन में, क्या इन्होंने उनको रोजगार दिया? बताइए। तो ये सिर्फ 2 दिन पहले, आज 8 तारीख, 2 तारीख में पहले चरण का चुनाव है, 10 तारीख में, सॉरी, तो वो 2 सिलेंडर, हम तो फिर भी 3 की बात कर रहे हैं, ये 1 भूल गए ना, 1 और याद दिला दो। क्योंकि जितने घोषणा पत्र उन्होंने आज जारी किए हैं सारे के सारे कांग्रेस वाले जारी किए हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस को कॉपी कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है नाश्ते में तुम हार रहे हो 12 के बिल, कि 12 के बिल माफ हो जाएंगे। जो 1700 रुपए इन्होंने लिए हैं अपनी सरकार में 12 के, ये उन्हें उल्टे कर रहे हैं किसानों को, 6000 की सम्मान निधि दे रहे हैं, 1700 12 का बिल ले रहे हैं, वो उल्टे थोड़ी कर दिए इन्होंने। वो जो इन्होंने 7 साल तक भरे हैं किसानों ने, उसे कौन देगा? तो ये सारे घोषणा पत्र कांग्रेस की कॉपी है, आपकी कहना है? मेरा कहना क्या, आपका नहीं है? आपका भी है ना, पढ़े नहीं क्या आपने घोषणा पत्र? हाँ, लेकिन 3 करोड़ रोजगार का वो दावा कर रहे हैं ना, तो इसको कैसे कहिएगा? वो कह रहे हैं हम दे चुके हैं, आप देने वाले हैं। अब आप दिखाइए ना वो 3 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, जो हम तो इलाके में पूछेंगे लोगों से, आप पूछिए ना लोगों से। जिन लड़कों, मेरे इतने सारे ऑफिशियल पेज पे इतने चैनल पर लड़के दौड़ते हुए मिले हैं कि नौकरी ना उम्र लिख दी जा रही, उनका क्या होगा? प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 14 करोड़ हो गए। पहले उन्हें तो क्लियर करना है, 2 दिन है अभी तो चुनाव में, देश के प्रधानमंत्री रोजगार देते लड़कों को। अखिलेश यादव से राम राम और सलाम होता है, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाती है। क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी पिछड़ गई है, कि गठबंधन होना चाहिए था और ज्यादा मजबूती हो जाता मामला? नहीं, देखिए, कांग्रेस का एक एक सिपाही मजबूती से लड़ सकता है और लड़ रहा है। कांग्रेस ने उनकी सोच देखी। जब हाथरस में बलात्कार हुआ था तो अखिलेश जी वहाँ नहीं पहुंचे, ठीक है। उन्नाव में बेटी का बलात्कार हुआ था तो आशा जी जो है उनकी बेटी का, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सेंगर जैसे लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी थी, तो वहाँ भी अखिलेश जी नहीं पहुंचे। मुरादाबाद में 13 साल की लड़की को गायब कर दिया बीजेपी के ऊपर देखकर। हम जैसे लोग वहाँ उस माँ को सपोर्ट करने के लिए गए थे, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं पहुंचे। किसान आंदोलन चला, कितने दिन चला, तो भी अखिलेश जी किसी बॉर्डर पर नजर नहीं आए। भाई मंच देने के लिए तो मना किया था किसान यूनियन ने, किसानों ने ये थोड़ी बोला था कि तुम बॉर्डर पे भी मत जाना, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं है। अब आ जाइए लखीमपुर नरसंहार पर, तो भी वहाँ अखिलेश जी नहीं पहुंचे। अपने कार्यालय के बाहर मजमा लगा करके बैठे हुए थे, अखिलेश जी वहाँ भी नहीं पहुंचे किसानों के लिए, ठीक। फिर आ जाइए आप हरियाणा में बेशक कांग्रेस समाजवादी नहीं है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति जा सकता है। अखिलेश जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, अखिलेश जी ने 2 शब्द नहीं बोले। अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया था कस्टडी में, उनके लिए 2 शब्द। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इनके साथ मैच ही नहीं होती, क्योंकि ये चरमी गर्मी राम मंदिर और मस्जिद, ये सिख गुरुद्वारा, इनमें लगे हुए हैं। कांग्रेस चाहती है विकास, इससे विकास की जो सोच विचारधारा सबको पता। अभी ये सारे के सारे उछल कूद कर करके बीजेपी की गोदी में बैठेंगे। आप देख लेना, जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी ये गठबंधन वाले सब बीजेपी की गोदी में बैठेंगे। आप नोट कर लेना इस बात को और दिखाना अपने चैनल पर। लेकिन कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में नहीं बैठेगी, और इतिहास गवाह है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तो मुंह तोड़ जवाब देकर के कांग्रेस ने उसको हराया।
और ये सारे बैठेंगे, आप देख लेना चुनाव के तुरंत बाद। मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा आपके साथ मुस्लिम कम्युनिटी और अल्पसंख्यक लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी वही ध्रुवीकरण का गेम कर रही है कि 2013 का दंगा याद दिला रही है, कांग्रेस आपको तो साइड कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि भाईचारे की जो बात कर रही हैं आप, सबको एक साथ लेकर चलने की, इस पर कामयाबी मिल पाएगी? भरोसा है आपको? देखिए, मैं बहुत ज्यादा सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ आज से नहीं जुड़े हुए, 14 महीने 15 महीने से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं धर्मों की बात ना करते हुए मैं इंसानों की बात करती हूँ कि सब इंसान है, सब सुरक्षित होने चाहिए, सब सेफ होने चाहिए। क्यों ये 2013 के दंगे याद दिलाना चाह रहे हैं? लोगों के जख्म पूरे नहीं है, ये उन्हें पूरे देना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव यूपी में जीत जाए, लेकिन नहीं जीतेंगे। क्योंकि जब दिल्ली में आंदोलन कर रही थी बेटियां, तो वहाँ पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ 4-5 कैंडिडेट हैं, किसान आंदोलन का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दिल्ली में समुदाय के लोग वो कर रहे थे आंदोलन, उनको सपोर्ट नहीं किया, बेटी का बलात्कार हुआ, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सारे कैंडिडेट की रिपोर्ट आपको ड्रॉ करके देखिए। रही बात हिंदू मुस्लिम की, यहाँ पे जो कैंडिडेट है गठबंधन के, ये उनके चचा भाई है, पीछे देखिए पठान साहब उनके परिवार से, यही उनके साथ, ये उस बेटी के साथ है जिसने सभी धर्मों के इंसान को इंसान समझा और इंसानों की बात की है। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान होने से पहले इंसान है नी? तो ये सभी मुस्लिम समुदाय के लोग, वाल्मीकि समुदाय के लोग, लोधी समाज के लोग, ये देखिए आप, जाटों ने तो अपने सर का ताज पहनाया, सिरोही समाज ने अपनी पगड़ी पहनाई। इससे बड़ा सम्मान आप सारे कैंडिडेट उठाइए, यूपी के पूरे कैंडिडेट उठाइए। जो मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे प्यार मिला, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। आप रिकॉर्ड उठा लेंगे। कितना आश्वस्त है आप जीत को लेकर के? मैं तो बहुत खुश हूँ इनके आशीर्वाद में, बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है पूनम पंडित, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा करें। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो उस वक्त क्या कुछ फैसला करती है जनता। फिलहाल आप देखते रहिए सीजेड न्यूज। धन्यवाद। और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कर दे तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य सरकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक मेरी आवाज पहुँचे तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और मेरी पीड़ित जमाकर्ताओं के धन को वापस कर दें। बाकी की सारी योजनाएं देश के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दें, ये जन कल्याणकारी योजना बंद कर दें, सब कुछ योजनाएं बंद कर दें, बस पीड़ित जमाकर्ताओं का धन हमारा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद है हम जंतर मंतर पर, और एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो पीड़ित है, जो अपनी बातों को कह नहीं पाता है, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं उस वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। जी हां, देश के अंदर हर घर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जो चिट फंड और तमाम ऐसी कंपनियों में पैसा दे करके जमा करके फंसा हुआ है, जो अब तक नहीं मिला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सहारा जैसी अनेक चिट फंड कंपनियां, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए है और जिसमें करीब करीब करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन ये जो आप शख्सियत को देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो उन वर्ग को हक दिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश चंद्र दिवाकर जी इस वक्त, और उनके साथ उनकी टीम मौजूद है। ये लोग इस देश में उस वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं जिनका पैसा कंपनियों में फंसा हुआ है। वो बस ये चाहते थे कि उनका पैसा जो है कभी मिले, जिससे वो अपने घर परिवार, अपने घर में विकास के लिए लगा सके, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। हमारे साथ दिवाकर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये आंदोलन क्यों है, इसका परिचय दीजिए, और देश इससे क्यों जुड़े, इसके बारे में बताइए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। क्योंकि मामला चिटफंड कंपनी का पूरे देश का है। चिटफंड कंपनियों में देश का 80% पैसा जमा हुआ है, 80% लोग भारतीय परेशान हैं। इससे आज ही जाकर के तमाम आत्महत्या लोग कर रहे हैं। कोई फांसी के फंदे पे झूल जा रहा है, कोई ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ले रहा है। तमाम लोग जहर के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि तमाम बहन बेटियों की शादी इस पैसे न मिलने की वजह से कट रही हैं, लेट जा रही हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हमको लाभ एडवांस में नहीं मिल पा रहे हैं। बेड पे लोग तड़प के मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। जो इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, मालिक साहब लोग हैं,
ये बार बार हम लोगों को कभी डेट दिसंबर, कभी डेट मार्च, कभी डेट अप्रैल देते रहते हैं। हमें ये लगता है ये जितनी चिटफंड कंपनियां हैं, ये कहीं न कहीं जिस भी प्रदेश में जिस पार्टी की पार्टिकुलर सरकारें हैं, पॉलिटिकल सरकारें हैं, इनके संरक्षण में ये लोग हैं। अगर ये संरक्षण में न होते तो मैं ये मान लेता हूँ कि यदि हमारा चालान ड्राइवरी लाइसेंस न रहने पे हो सकता है, हेलमेट न लगाने से हो सकता है, तो जब हमारा पैसा डूब गया है, हम 20 बार कंप्लेन कर रहे हैं, FIR भी हमारा दर्ज हो गया उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके, तो आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं या मेरा भुगतान क्यों? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ दिल्ली स्तर पर है या देश स्तर पर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों से को जोड़ना चाहते हैं? साथियों, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा जो है ये गैर राजनैतिक दल है। ये समाज सेवा के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा तैयार किया है। आज 8 प्रदेशों में मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे भारत के कोने कोने में चिटफंड कंपनियों का प्रसार हुआ है, विस्तार हुआ है। जहां जहां इसके पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता साथीगण हैं, हमारी आवाज उन सभी साथियों तक जाएगी। हम खुद चल के जाएंगे, सारे लोगों से मिलेंगे, उनको जगाएंगे और पैसा उनका भुगतान करा करके ही हम लोग दम लेंगे। राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा ये तय कर लिया है। आपने तय तो कर लिया है, लेकिन सरकार से आपने बातचीत की या कोर्ट की सुनवाई में कुछ तो मिला होगा आपको उम्मीद? तो सिर्फ भरोसा मिल रहा है या कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा है सर, जितने भी नियामक बोर्ड है देश में, जहां भी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी गण हैं, हमारे सारे कंप्लेन वहां पहुंच रहे हैं। लोगों का सिर्फ आश्वासन ही आता है, उसे यदि झूठा कह लिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। झूठे आश्वासन से जनता आज ही जा चुकी है। ये मामला कहते हैं हमारा सेबी में है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपका मामला 24,000 करोड़ रुपए सेबी का है, तो मेरा आपके ऊपर 1,66,000 करोड़ का मामला 2012 का है। उसका ब्याज आप जोड़ लीजिए, सेबी का ब्याज जोड़ लीजिए, जबकि आप अभी सेबी को मात्र 15,000 करोड़ रुपया दे पाए हैं। ऐसा कुछ मामला आ रहा है, तो आप कहते हैं कि फील्ड से पैसा उठाओ, आपको देने के लिए मेरे पास आपके पूंजी से 3 गुना ज्यादा है, तो मुझे तो 1 गुना चाहिए, 2 गुना आप अपने पास रख लीजिए। आज जो भी तय हुआ है, तमाम अखबार कंपनियों ने, तमाम हमारे जो है सर्वे अखबार वालों ने ये तय कर लिया है कि इनकी जो संपत्ति है सहारा श्री की, वो 3,000 करोड़ से ऊपर है। हमारी जो देनदारी है वो 2,000 करोड़ से 2,00,000 करोड़ से नीचे है और इनका 3,00,000 करोड़ से ऊपर है। तो हमारा पेमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अपना पैसा बचा लें, 2 गुना हमारा 1 गुना पेमेंट कर दें। हमारी लड़ाई इसी बेस पे है। एक बात बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं जी, तो वहाँ आपका ये मुद्दा उठ नहीं रहा, जबकि डायरेक्टली रूप से देखें तो गरीबों का पैसा ये फंसा हुआ है। तो आप ये मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं या जनता जो है इन मुद्दों से भटका दिया गया है कि चला गया, आपका पैसा लूट गया, खत्म हो गया? एक्चुअली बात यह है सर, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं, साफ क्लियर तौर से जान लीजिए, इस मुद्दे को बहुत ही बेहतर तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चंदा ले रही है पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है सहारा से, चिटफंड कंपनियों से। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस मुद्दे को बहुत ही ढंग से दबाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी अंडर प्रेशर में हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उस अंडर प्रेशर से आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं सर। आप कह रहे थे कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जी। तो क्या इससे आपको लगता है असर होगा या ऐसा करना चाहिए कि पार्टियों को बाइकआउट करना चाहिए, किसी और को जिताइए जिससे उम्मीद हो, या इसे मतदान नहीं करेंगे तो इससे कहाँ से कुछ हल होने पाए? देखिए, मतदान तो हमारा संवैधानिक अधिकार, बिल्कुल मतदान तो हमको करना ही है, चाहे हम यहाँ करें वहाँ करें किसी को करें। लेकिन जो सरकारें आज हमारे सामने दिख रही हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, हमको उनके विरोध में मतदान करना है। इसलिए विरोध में करना है कि जब आज आपकी सरकार हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा है तो हम किस बेस पे आपको वोट करें। इस विषय में हम ये कहेंगे जहां जिसकी सरकार है उसके खिलाफ मतदान कर दिया जाए। अभी हाल ही में आप इनसे बात करते हैं, अभी हाल ही में बजट पेशी के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अमृत काल में आ गए हैं, हम अगले 25 वर्ष तक अमृत काल में रहेंगे। तो अमृत काल में आप रहने के बावजूद भी पैसा फंसा हुआ है, दिलवाइए अमृत काल में मिल नहीं पा रहा है पैसा, सरकारें देना नहीं चाहती हैं या कोई इस पर गौर नहीं करना चाहता? राधेश्याम सोनी, सिद्धार्थनगर, भारतीय उपकार संयुक्त मोर्चा के महासचिव।
मेरा अभी तक शिक्षित बेरोजगारी के नाम पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या है और सरकार से हमारी शिकायत है कि अगर आप चिटफंड कंपनियों का जो आज पूरे भारतवर्ष में कोने कोने जहां तक हम लोगों ने संपर्क साधा कि 80% घर सहारा PACL आदर्श जैसी चिटफंड कंपनियों से फंसे हुए हैं। उनको लाइसेंस किसने दिया? और वहां से जिस व्यक्ति ने लाइसेंस दिया वो लिख करके ये शिकायत क्लोज करते हैं कि सेक्शन 49 सेक्शन 52 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत भुगतान दिलाने की गारंटी भारत सरकार की नहीं है। मैं पूछता हूं इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंच जंतर मंतर से और धन्यवाद देता हूं आप CG न्यूज चैनल को कि आपने हमारी बात को दिखाने का जो है साहस किया। नहीं तो बड़े TV चैनल से हम लोगों ने जब वार्ता किया तो लोग इन चिटफंड कंपनियों के नाम से जो है दूर भागते हैं, इनका मतलब दिखाना नहीं चाहते। सत्तासीन व्यक्ति बोलना नहीं चाहता और सत्तासीन व्यक्ति के साथ में प्रशासन है वो कुछ करना नहीं चाहता और मीडिया दिखाना नहीं चाहती। एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप एक माध्यम बने हुए हैं और सिद्धार्थनगर जनपद के मैं अपने CGM सिद्धार्थनगर महोदय का जो है आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कलम तोड़ करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिया 5 अक्टूबर 2021 को, लेकिन उनको गिरफ्तार कराने की उत्तर प्रदेश सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी तक उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी डायरेक्शन दे दिया कि इनका विशेष वाहक भेज के तामीला कराया जाए, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी है मात्र सिद्धार्थनगर से, उसका तामीला नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि सरकार 5 केजी अनाज दे रही है प्रति व्यक्ति, 500 रुपए खाते में दे रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो अब ये सब फ्री में ले रहे हैं तो भूल क्यों नहीं जाते आप अपने पैसे? हम लोग उस बात से व्यथित हैं कि बच्चों की आज विगत 2 साल से अधिक समय हो गया शिक्षा ध्वस्त हो रहा है। क्या सारा कोरोना स्कूल और कोर्ट में ही है? अभी हम लोग रात को ट्रेन में आए हैं, रिजर्वेशन सिर्फ नाम का था और वहां पर खचाखच भरी हुई थी। कोई यहाँ तक कि जो सुरक्षा में लगे हुए थे वो भी जो है मास्क नहीं लगाए हुए थे। आज कोई मास्क लगा रहा है तो सिर्फ पुलिस की चालानी से डरने के लिए या बैंक में गार्ड की डर की वजह से या कोर्ट में जो है कि अभी जज साहब बाहर निकाल देंगे, वरना राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के रूपबास तहसील से आया हूं और आपने प्रश्न किया है कि सरकार से आप जो पैसा जमा है उसको भूल जाइए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान में ये नियम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हित के लिए चलानी जरूरी हैं, लेकिन ये सारी योजनाएं अगर सरकार बंद कर दे और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान कर दे तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य सरकार के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक मेरी आवाज पहुँचे तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और मेरी पीड़ित जमाकर्ताओं के धन को वापस कर दें। बाकी की सारी योजनाएं देश के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दें, ये जन कल्याणकारी योजना बंद कर दें, सब कुछ योजनाएं बंद कर दें, बस पीड़ित जमाकर्ताओं का धन हमारा पैसा है उस पैसे को दें, बस ये सारी योजनाएं बंद कर दें। हमें कोई योजना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इतना अनुभव जो है क्या कह रहा है कि आप भले कुछ भी बंद कर दीजिए, लेकिन जो अरमानों के साथ हमने जो पैसा जमा किया है, जिस उम्मीद के साथ, वो हमें वापस चाहिए। एक एक पैसा जब इकट्ठा करता है इंसान तो वही जानता है कि कितना मुश्किल होता है पैसे को इकट्ठा करना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसा कि सर आपने कहा 500 रुपया मोदी सरकार दे रही है, हाँ, और 1000 रुपया श्रम कार्ड से दे रही है, हाँ। लेकिन सर 500-1000 रुपए से हमारे गरीब बहन बेटियों की शादी नहीं हो सकती। पहली बात, अगर 1500 रुपए से बेटियों की शादी हो जा रही है तो आगे कराएं हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे वहाँ एक महिला है, उसकी बेटी की शादी आज 4 वर्षों से विरत जा रही है। वो रो रो के सड़कों पे रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं वहाँ गया अपने SDM DM महोदय का, उन्होंने बस आश्वासन दिया कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं आया। तो बस मैं यही कहना, जो पैसा 1 रुपया भी हमको न दे, जो हमारी गाढ़ी कमाई 1-1 रुपया जमा की गई है वो पैसा हमें लौटा दें। मैं राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आरिफ खान, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो यहाँ बस पैसे की मांग है। कई महिलाएं जो है ना इस देश में, जब उनको पता चला कि इस कंपनियों में पैसा डालने से पैसा बढ़ेगा, उनसे फायदा होगा, तो उन्होंने अपने पति से कई बार छुप करके या उन लोगों से, घर वालों से बिना बताए पैसा जमा किया। महिलाओं के लिए पैसा जमा करना बड़ा उम्मीद का चीज होता है। ऐसे में एक महिला है, हम ये जानना चाहते हैं इनसे कि आप किस तरीके से पीड़ित है और क्या मांग करना चाहती हैं? हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे जमा हैं वो हमें वापस दिलाएं, और हम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारे पैसे नहीं दिलाएगी तो हम उनको मतदान नहीं करेंगे। क्यों मतदान नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे सर, हम पीड़ित हैं ना। सरकार ही सहयोग करती है, चाहे वो आदर्श हो,
चाहे वो सहारा हो, कोई सी वैन में कोई भी कंपनी हो, सरकार ही सहायता करती तभी जाके कंपनियां चलती हैं। और हम जनता के लूट के पैसे ये लोग अपनी जेब में रखते हैं, सबको बरगलाते हैं, इतना परसेंट देंगे, इतना परसेंट देंगे। आज वो बंदे जो हम जिसके निवेश कराए हैं वो हमसे सवाल करते हैं, मैडम हमारे पैसे कहाँ गए? हमने चोरी नहीं किया, हमने चोरी नहीं किया, हमने तो सोसाइटी में डाला। बीच का हिस्सा वो है जो आपने जमा कराया है, हमारे और आप पैसे लोग सरकार परेशान कर रहे हैं। हाँ, जनता हमें परेशान कर रही है, तो हमारे पैसे सरकार हमें नहीं दिलाएगी तो हम मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, मतदान नहीं करना देश आपका का यही स्वेच्छा नारा अधिकार है, है। पूरा देश यही चाहता है कि पहले भुगतान फिर मतदान। बिल्कुल। हम लोगों की मांग है कि अगर सरकार इन कंपनियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो इनको बंद क्यों नहीं कर देती? अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो चिटफंड कंपनियों पर, पूरे हिंदुस्तान में जहां 80% घर फंसे हुए हैं, अगर 10 परिवार हैं तो एक ही का पैसा है, लेकिन 80% घर फंसे हुए हैं, तो इन चिटफंड कंपनियों को आप लाइसेंस बंद कर दो, समापन की कार्रवाई कर दो। हम लोगों को तो ये एहसास होता है कि ये चिट कंपनियां सरकार को चला रही हैं कि सरकार इस चिट कंपनियों को चला रही है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या फैसला करती है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और इनको चाहिए एक न्याय जो आज तक अब तक नहीं मिला है। देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला करती है। जंतर मंतर से CZ न्यूज़, नदीम अहमद। सर, हम लोगों ने नमस्कार, आप देख रहे हैं CZ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद हैं हम गांधी मैदान में। यहाँ तो अक्सर रैलियां होती है, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन फिलहाल माहौल खूबसूरत है, मनोरंजन से भरा हुआ है, क्योंकि गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है डिज्नीलैंड। यहाँ पर लाखों लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ बच्चों के लिए वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो उन्हें खुशियों से ओत-प्रोत कर देगा, क्योंकि पिछले कई सालों से, जब से कोरोना महामारी है, तब से उदासी, लोगों में गमगीनियत सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसे में अगर इन तमाम चीजों को आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ के लोग, शहर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक खुशी का माहौल है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं हर वक्त। ऐसे में हमने तय किया है कि आपको आज पूरे गांधी मैदान में मौजूद डिज्नीलैंड का वो हर एक चीज दिखाएंगे, क्या क्या मौजूद है और लोग कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना के खतरे को कम रखते हुए ऐसे तमाम चीजों को दिखाया जाए, आपके सामने रखा जाए। क्योंकि एक वक्त में ये भी कहा जा रहा था कि अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि डिज्नीलैंड मेले में बहुत ज्यादा भीड़ आती है, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है ये दिखाते हैं आपको। अंदर लिए चलते हैं, पूरी चीजों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम आ गए हैं डिज्नीलैंड की गेट पर, तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं और देखिए पूरा नजारा बिल्कुल एकदम मेले जैसा माहौल है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ लोग आ रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या चीजें लोगों को उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ सबसे खास बात है, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप सस्ते में, बाहर के मामले में आप यहाँ सस्ते में सामान खरीद सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ खरीदारी करने के लिए भी पहुँच रही हैं। आपको तरह तरह की चीजें मिल जाएंगी और महिलाओं बच्चों की तादाद ज्यादा है, बहुत सारी चीजें खेलने के लिए है। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताएंगे इस मेले की कि यहाँ पर मौजूद है कोरोना का इलाज। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोविड का टीकाकरण हो रहा है। यहाँ हर तरीके की कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपको टीके दिए जा रहे हैं, ताकि अगर जो शख्स मेले में आता है और वो अगर कोरोना का टीका नहीं लिया है तो आप यहाँ पर टीका उपलब्ध है, देख सकते हैं तमाम चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने टीका लिया भी है और अभी भी कर्मचारी जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप कोविड का टीका नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें अंदर भी हैं, उसे भी आपको दिखाएंगे। आपको आगे ले चलते हैं, दुकानों का नजारा दिखाते हैं। महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं सामने और सेल्फी पॉइंट है, यहाँ आप महिलाएं जो फोटो खिंचा रही हैं, बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं। आइए आपको दुकानों की सैर कराते हैं, दुकानों पर दिखाते हैं से मौजूद है। भीड़ कितनी ज्यादा है आपको अंदर चीजों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक जूते की दुकान है, तो यहाँ के मालिक से, ऑनर से जानना चाहते हैं कि कोरोना के हालात के बावजूद भी आप दुकान चला रहे हैं, क्या आपकी दुकान से बिक्री हो रही है? पहले तो आप एक ठीक है, सब कुछ मिला जुला के चलिए। अच्छा,
फिक्स प्राइस दे रहे हैं कि आप मोल तोल की कोई बात होती है? हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है। हाँ। तो ग्राहक आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए? कितने दिन से आप लोग हैं? 20 दिन से कितना दिन और कितना है? देखिए अब आप लोग को हम लोग तो चाह रहे थे कुछ दिन और चले, लेकिन आदेश आ रहा है कि मेला पड़ेगा। क्यों आ गए? कोविड-19 को भी थोड़ा ध्यान देना, ओमिक्रॉन को का नया संक्रमण है तो इस वजह से। लेकिन सभी व्यक्ति जो भी आ रहे हैं सब मास्क लगा के जा रहे हैं, सब पूरे एकदम सैनिटाइज में सारी व्यवस्था अंदर में की है। जो पब्लिक आते हैं उसको भी हम लोग बताते रहते हैं कि मास्क लगा के सैनिटाइज करें। बिल्कुल, ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि बिना पालन किए आप खतरे से उबर नहीं सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि मामला बढ़ रहा है तो हो सकता है इसका असर देखने को मिले, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। आप पूरी तरीके से लोगों को खरीदारी करते हुए देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर लगातार सामान खरीदती हुई नजर आएंगी। मेले के उस हिस्से में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर खेल कूद की ये जो सिवान के गांधी मैदान में डिजनीलैंड मेला लगा है कब जी। तक रहेगा? ये 20 जनवरी तक रहेगा। इस मेले में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और 3 साल बाद कोरोना जैसे महामारी में लोग घर में रह रहे थे, तो इस मेले में आने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो इस पर क्या कुछ करिएगा और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? यही कहेंगे कि आप आए और बाहर हमने मास्क का व्यवस्था किया हुआ है, अंदर टीका का केंद्र लगा हुआ है, टीका भी ले सकते हैं, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज टीका भी ले सकते हैं और मास्क लगा के आप गले में एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं बहुत संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लोगों के लिए कुछ खास ऑफर भी है कि परिवार आ रहे हैं या ज़्यादा सदस्य आ रहे हैं तो कुछ ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं? मेला मतलब ऑफर ही होता है, इसमें बहुत सारे सामान जो मतलब कम दाम में भी मिल जाते हैं और ऐसे ऐसे सामान हैं जो कि सिवान टाउन में कभी कभी नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे सहारनपुर का लकड़ी का फिनिशिंग का आइटम है या फिर गर्म कपड़ा है, बहुत सारे आइटम है यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, मैंने कल देखा था कि प्रशासन के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, तो क्या आप बढ़ते कोविड के प्रभाव के बीच क्या ऐसा कुछ है क्या कि आप पर प्रेशर आ रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज रखें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ें होनी चाहिए? ये चीज़ें हो रही है? जी, प्रशासन बिल्कुल आ रहे हैं और मना कर रहे हैं कि ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड ना हो और सबको मास्क लगाने के लिए बोला जाए। पर वो लगा के राउंड अप भी कर रहे हैं, सब अभी सेफ्टी वगैरह सब ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। कब तक यहाँ पर रहना है? 20 जनवरी तक आना है। 20 जनवरी क्या ये 20 जनवरी का डेट आगे भी बढ़ सकता है या फिर 20 जनवरी फिक्स है? ये आगे भी बढ़ सकता है अगर प्रशासन चाहे।
अच्छा, 1 जनवरी पर लोगों को क्या ऑफर देना चाहेंगे या कुछ है क्या कुछ तैयारी? 1 जनवरी को आए, जो भी डिबेट होगा वो हम लोग दुकानदार को बता के ये आप डिज्नीलैंड मेला चला रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कब से है, आप लोग कब से चला रहे हैं, इसलिए कितना पुराना है? हमारे पापा हैं, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी यही है, यही काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं कि आए और इस मेला को देखें, जैसे कि ये झूला तमाशा जो भी है ये सब हम सिवान में या फिर किसी भी टाउन में रहता नहीं, और ये कभी कभी आता है, इसलिए लोग आए और मेला देखें, एंजॉय करें। आखिरी में क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? जी, संदेश यही है कि आप आएँ और मेला देखें, हम लोग का साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, मेला घूमें। एक सवाल और पूछना था। सवाल ये है कि हालात बहुत बदल रहे हैं। हालात ये है ना कि पहले के मुकाबले अब चीज़ें बदल रही है, लोग मोबाइल की सुविधा हो गई है। पहले जादू भी होता था, तो अब वो चीज़ें मोबाइल पे दिख जा रही है लोगों को, उसकी सच्चाई भी दिख जा रही है। तो इस स्थिति में जब सब चीज़ ओरिजिनल लोग देखना चाहते हैं, उस वक्त आपको क्या कस्टमर आ रहे हैं या कोविड का इस पर असर आपको दिख रहा है पहले के मुकाबले? 2 साल बाद लगा हुआ था, 2 साल के अंदर जितने भी लोग थे स्टेशन में थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग माइंड सेटअप करके निकल रहे हैं और थोड़ा घूम लेंगे, उनका स्टेशन थोड़ा दूर होगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हम नाम सर। आ रहा है। पहला क्वेश्चन हम कुछ ये जो सिवान के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला लगा है, कब जी। तक रहेगा? ये 20 जनवरी तक रहेगा। इस मेले में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और 3 साल बाद कोरोना जैसे महामारी में लोग घर में रह रहे थे, तो इस मेले में आने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहिएगा और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? यही कहेंगे कि आप आएँ और बाहर हमने मास्क का व्यवस्था किया हुआ है, अंदर टीका का केंद्र लगा हुआ है, टीका भी ले सकते हैं, 1st डोज या 2nd डोज टीका भी ले सकते हैं और मास्क लगा के आप गले में एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं बहुत संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लोगों के लिए कुछ खास ऑफर भी है कि परिवार आ रहे हैं या ज़्यादा सदस्य आ रहे हैं तो कुछ ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं? मेला मतलब ऑफर ही होता है, इसमें बहुत सारे सामान जो मतलब कम दाम में भी मिल जाते हैं और ऐसे ऐसे सामान हैं जो कि सिवान टाउन में कभी कभी नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे सहारनपुर का लकड़ी का फिनिशिंग का आइटम है या फिर गर्म कपड़ा है, बहुत सारे आइटम है यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, मैंने कल देखा था कि प्रशासन के कुछ लोग आए थे यहाँ पर, तो क्या आप बढ़ते कोविड के प्रभाव के बीच क्या ऐसा कुछ है क्या पर प्रेशर आ रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज रखें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ें होनी चाहिए? जी, प्रशासन बिल्कुल आ रहे हैं और मना कर रहे हैं कि ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड ना हो और सबको मास्क लगाने के लिए बोला जाए। पर वो लगा के राउंड अप भी कर रहे हैं, सब अभी सेफ्टी वगैरह सब ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। कब तक यहाँ पर रहना है? 20 जनवरी तक रहना है। 20 जनवरी। क्या ये 20 जनवरी का डेट आगे भी बढ़ सकता है या फिर 20 जनवरी फिक्स है? जी, आगे भी बढ़ सकता है अगर प्रशासन चाहे। अच्छा, 1 जनवरी पर लोगों को क्या ऑफर देना चाहेंगे या कुछ है क्या कुछ तैयारी? 1 जनवरी को आए, जो भी डिबेट होगा वो हम लोग दुकानदार को बता के ये आप डिज्नीलैंड मेला चला रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कब से है, आप लोग कब से चला रहे हैं, इसलिए कितना पुराना है? हमारे पापा हैं, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी यही है, यही काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि आएँ और इस मेला को देखें, जैसे कि ये झूला तमाशा जो भी है ये सब हम सिवान में या फिर किसी भी टाउन में रहता नहीं, और ये कभी कभी आता है, इसलिए लोग आएँ और मेला देखें, एंजॉय करें।
आखिरी में क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? जी, संदेश यही है कि आप आएँ और मेला देखें, हम लोग का साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, मेला घूमें। एक सवाल और पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि हालात बहुत बदल रहे हैं। हालात ये है ना कि पहले के मुकाबले अब चीज़ें बदल रही है। लोग मोबाइल की सुविधा हो गई है। पहले जादू भी होता था तो अब वो चीज़ें मोबाइल पे दिख जा रही है लोगों को, उसकी सच्चाई भी दिख जा रही है। तो इस स्थिति में जब सब चीज़ ओरिजिनल लोग देखना चाहते हैं, उस वक्त आपको क्या कस्टमर आ रहे हैं या कोविड का इस पर असर आपको दिख रहा है पहले के मुकाबले? 2 साल बाद लगा हुआ है। 2 साल के अंदर जितने भी लोग फ्रस्ट्रेशन में थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग माइंड सेटअप करके निकल रहे हैं और थोड़ा घूम लेंगे, उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दूर होगा। हम लोग यहाँ घूस करने नहीं आए, कर्मचारियों को हक के लिए लड़ने आए हैं। कर्मचारियों को हक की आवाज उठाएंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। कि तो पैर नरेंद्र मोदी कर्मचारियों का पैर, अरे नरेंद्र मोदी खाली इसी तरह बोलते हैं। नरेंद्र मोदी आप लोग जाइए, आप लोग हटिए, आप लोग काम कर ले, आप लोग का कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे कर्मचारी है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता, मेरे यहाँ एक राहुल सिंह कर्मचारी हैं जिनकी बहाली हुई है जमदार पोस्ट पे और उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये विभाग का नियम है, सरकार का नियम है कि आपको जिस विभाग में बहाली हुआ है उसी विभाग में प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन उनको जमादारी से सफाई डिपार्टमेंट प्रमोशन आके सीधे लिपिक बना दिया गया। जब यहाँ पे लिपिक का पद खाली है, लिपिक पे कोई बहाल नहीं है, तो हम डीएम साहब से मांग करते, डीएम साहब से लाके यहाँ पे कार्य करवाते कर्मचारी को, ताकि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं होता। लेकिन यहाँ के जो ईओ है वो कर्मचारियों से पैसा वसूल के जो पैसा देता है उसको बड़ा बाबू पोस्ट पे ला देते हैं। आज कुछ दिन पहले निर्भय पांडे जी को लाया गया, वो कार्य अच्छा कर रहे थे, सारा कर्मचारी उनसे खुश था। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके कार्य से नाराज है, इसलिए वो कर्मचारी इतने काम कर रहे हैं, दूसरे की इतने कार्य नहीं करे, तो उनके कार्य से नाराजी होकर दूसरे को आज बड़ा बाबू बना दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये खेल कब तक चलेगा? अगर आपको लगता है कि ये वित्तीय अनियमितता का मामला है, आपको लगता है ये कार्य यहाँ के लोग नहीं संभाल पाएंगे, तो आप डीएम साहब से डिमांड कर दिए, नाजिर लाइए, बड़ा बाबू लाइए। ऐसे बहुत कर्मचारी है जो 17.5 साल पे कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत कर्मचारी है जो 5-5 लाख के सरकार का पैसा रखे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम 2-3 बार लेटर दे चुके हैं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ। इसलिए कि हम कर्मचारी की लड़ाई लड़ने आए हैं, बार बार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी होगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हम लोग यहाँ दलाली करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ घूस करने नहीं आए हैं, कर्मचारियों को हक के लिए लड़ने आए हैं। कर्मचारियों को हक की आवाज उठाएंगे। कर्मचारी अगर गलती करेगा तो उसको भी हम लोग नहीं बख्शेंगे। वही हाल है, हमारे सारा सफाई कर्मचारी आज कार्य को बंद करके रखेगा और ऑफिस के सारे लोग रहेंगे। जो एका दुका भ्रष्टाचारी कर्मचारी है उनके खिलाफ लड़ाई जारी है जब तक उनको नहीं हटा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नौकरी 17.5 साल में हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से प्रोन्नति का लाभ ले रहे हैं। हमारे विभाग में नियम है, बहुत ऐसे कर्मचारी है जो 30 साल में आज प्रमोशन नहीं हुआ, और यहाँ पे जो कर्मचारी है कुछ ऐसे कर्मचारी है जो साल भर में ही प्रमोशन लेते हैं। तो समझिए, या तो चापलूसी करके, पैसा देके, घूस देके। तो क्या जो वाजिब जिसका हकदार है उसको हक नहीं मिलना चाहिए? केवल दलाली का बस यहाँ चलेगा। यहाँ अन्य कामों में बहुत ऐसे साहब आए हैं, बहुत ऐसे नेता की वजह से यहाँ पे पैसा वसूला जाता है। ये भ्रष्टाचारी और दलाल टाइप के लोग अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। वही काम होना चाहिए जो नियम संगत होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ लिपिक नहीं है तो आप डीएम साहब से डिमांड कीजिए और मांगिए वहाँ से कि हमको लिपिक चाहिए, नाजिर चाहिए, बड़ा बाबू चाहिए। आप पैसा लेकर किसी को किसी पद पे नहीं रख सकते हैं। ऐसे घुसखोर और ऐसे जो कर्मचारी हो, अच्छा हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने वरीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, उन्होंने क्या कहा है? थोड़ा सा हमको हमारा बैग दे दीजिए। थोड़ा बैग कौन लिया है? आपको एक चीज हम दिखाते हैं कि ऐसा सा मामला है। ये लोग कुछ कर्मचारियों का शोषण करने का भी काम करते हैं और ऐसे कर्मचारियों को आप मत रखा कीजिए, या तो उनके पद पे अधिक है, नहीं तो सबको प्रमोशन दीजिए। तो उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीना पहले मैंने दिया, फिर कल रिमाइंडर किया। ये एक राहुल सिंह आदमी है, हमारे कर्मचारी है, भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो पैसा वसूलने केवल काम करते हैं। उनके खिलाफ मैं जब दिया था कि इनको या तो इनके पद पे लाइए
नियम संगत के विरुद्ध काम, नियम संगत के विरुद्ध आप काम मत कीजिए। प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, चाहे इनको लिपिक पद पे नहीं रख सकते, इनको जबरदस्ती बैठा के रखा है, क्योंकि ये पैसा देते रहते हैं, घूस देते रहते हैं, उनके मनमाना कार्य करते रहते हैं, कर्मचारियों को शोषण करते रहते हैं। ऐसे 1-2 कर्मचारी है और हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक कर्मचारी, आपको सब लेटर बाई लेटर हम दे देते हैं। बिल्कुल, ये तो आम जनता को दिखाना ही आम जनता को दिखाइए इस चीज को। मैं आपको देता हूँ, एक कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी खजाना का 5 लाख रुपया रखे हुए हैं, उन पे इसके पहले वाला एग्जीक्यूटिव जो है रिमाइंडर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसके पहले एग्जीक्यूटिव दिए थे, एग्जीक्यूटिव को दिया गया था, और ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप इसको आप देख सकते हैं। ये मैंने ये राहुल सिंह के बारे में दिया, तो मैं कर्मचारियों को लड़ाई लड़ने आया हूँ, ना कि भ्रष्टाचारियों का लड़ाई लड़ने आया हूँ। भ्रष्टाचारी जो भी है उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़े। और ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्मचारी हमारे जो इनोसेंट कर्मचारी है उनको शोषण करने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे का क्या प्लान है? आगे का रणनीति है कि ऐसे कर्मचारियों को जो इनका सही स्थान है वहाँ पे भेजा जाए, जो भ्रष्टाचारी है, जो सरकारी खजाना का पैसा लूटा है, उसे वसूल किया जाए। और एक चीज बता दें कि सरकार के द्वारा आदेश आया है कि जैसे कि यहाँ पे केस चल रहा है जमीन घोटाला में, सरकार के द्वारा आदेश आया है कि सारे, वो भी लेटर आपको कहिएगा तो मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, उसमें आया कि सारे लोगों को चिन्हित करके सब पे FIR किया जाए। तो 2-2, 4-4 करके FIR किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पैसा दे रहा है, जो घूस दे रहा है, उसका नाम नहीं जा रहा है। आप सबको चिन्हित करके भेजिए जो भी जमीन घोटाले में शामिल है। केवल सिंधु सिंह नहीं ना है, जो भी वार्ड पार्षद, जो भी सशक्त कमेटी का सदस्य था, जो भी पैसा लिया वित्तीय नियमितता में जो भी लिया, वैसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। तो आज तक उसे कार्रवाई साहब नहीं कर रहा है, कार्यपालक पद नहीं कर रहा है। इसे ये साबित होता है कि ये केवल घुसखोरी का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से आम लोगों में कर्मचारी जो सफाई को लेकर के जो चीजें बदल रही है, क्या ये अधिकारियों के स्तर पे नहीं बदल रही है? सिंधु सिंह जो नेता है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या वो आप लोगों को रखे रही है, उसमें कुछ के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग के ऊपर ही शहर टिका हुआ है, बिना साफ सफाई के एक भी दिन ये शहर नहीं चल सकता। देखिए, सबसे पहले देखो, बहुत अच्छा आप सवाल किए हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि नगर परिषद का नाक होता है सफाई कर्मचारी। बिल्कुल, हमारे सफाई कर्मचारी का हमारे आने के 17 साल पहले से इन लोग का पैसा बकाया था एरियल का अंतर वेतन, जो अभी हम लोग लड़ाई लड़के अभी पटना से लाए, अभी कुछ लोग का मिला, कुछ लोग का बाकी है। हमारे कर्मचारियों को बहुत ऐसे कर्मचारी है जिनको 5 साल 7 साल से उनका पीएफ का पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अधिकारी या कुछ कर्मचारी के मिली भगत से ऐसा हो रहा है, जो हमारे इनोसेंट कर्मचारी से शोषित हो रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और आप बोले कि नरेंद्र मोदी की जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप देखे होंगे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी हमारे कर्मचारियों को पैर पखार रहे थे कि सफाई कर्मचारी हमारे भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए हमारे सफाई कर्मचारी को, ये ऑफिस से कुछ कर्मचारी है जो हीन भावना से देखते हैं। यही पूरे शहर के कचरा उठा रहा है, यही पूरे शहर को साफ कर रहा है, यही पूरे गंदगी उठा रहा है, बीमारी मुक्त कर रहा है, और इन्हीं को कचरा समझा जा रहा है, इन्हीं का पैसा रोका जा रहा है, इन्हीं का PF रोका जा रहा है, इन्हीं का एरियल बकाया किया जा रहा है, इन्हीं को प्रमोशन नहीं दिया रहा। हमारे सफाई कर्मचारी को जाके आप देखिए गोदाम में, वहाँ पे जाइए और मिलिए, कोई कर्मचारी 20 साल से 30 साल से एक भी प्रमोशन नहीं मिला। हमारे 35 साल इनका हुआ, और हमारे यहाँ 1 साल में आते हैं और प्रमोशन लेके चले जाते हैं, 1 साल में आते हैं प्रमोशन लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या समझेंगे? ऐसे क्या पता चलता है? साफ जाहिर होता है कि जो पैसा देगा, जो तलवा चटेगा, उसका काम होगा। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों को नहीं चाहिए। जो भी हमारा सफाई डिपार्टमेंट, उससे हम खुश हैं। तो देखिए, हालात ये है कि जब राजनीति आती है तो सबसे पहले देश में सफाई कर्मियों की बात की जाती है, और सिवान नगर परिषद का ये हाल है यहाँ का कि यहाँ के कर्मचारियों को 5 साल पुराना PF नहीं मिला है, बल्कि वरीय अधिकारी जब रिटायर होते हैं वो तमाम चीजों की सुविधाओं का वो लाभ लेते हैं। लेकिन इन लोगों के हालात ये हैं कि इनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। कोई और भी था जो शिकायत कर रहा था। आप 35 साल से हैं, क्या कुछ हुआ है? 33 साल क्या आज तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। आज तक प्रमोशन नहीं? जी नहीं, ना मुझे ACP का लाभ मिला है। और जब आप यहाँ आए हैं आप लोग, तो यहाँ से क्या कोई आश्वासन दिया गया है? कार्रवाई की कुछ बात कही गई? आश्वासन तो दूर की बात है, यहाँ पर आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन को कचड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। प्रदर्शन करेंगे,
साफ सफाई का काम नहीं करेंगे आप क्या? तो हम लोग को कोई मांग नहीं मिलेगा। चोर खसोट को यहाँ अवसर बनाया जाएगा तो हम लोग को कोई मांग नहीं मिलेगा, हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा, हम लोग को पीएफ का विषय नहीं जमा होगा। तो हम लोग खाली काम करते रहे, कचरा उठाते रहे और हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। क्यों आपको कोई नहीं देख रहा? आपके तो पैर नरेंद्र मोदी कर्मचारियों का पैर है। नरेंद्र मोदी खाली इसी तरह बोलते हैं नरेंद्र मोदी। आप लोग जाइए, आप लोग हटिए, आप लोग काम कर ले, आप लोग को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी की बात आप कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी पैर पखारते हैं, यहाँ के लोग पैर काट देते हैं। पैर काट देते हैं आके। बताइए हालात ये है, यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला, कोई समझने कोई जानने वाला नहीं है। ये तो लूट गए। इनका कहना है कि ये सफाई कर्मचारियों के बारे में चुनाव में ये कहा जाता है कि चुनाव के बारे में ये कहा जाता है कि ये सफाई कर्मचारी है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्लोगन बदले कि कचरा वाले नहीं कहेंगे, सफाई वाले कहेंगे, लेकिन सिवान नगर परिषद का हाल देखिए, इतने कर्मचारी हैं। कर्मचारियों का हिसाब होकर रहेगा, कर्मचारियों का हिसाब होकर रहेगा। अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार सिवान के सफाई कर्मियों की आवाज उठा रहे हैं और आज एक और अहम मुद्दा आपके सामने पेश करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि आप सिवान शहर में जितनी टंकी देखते हैं, पानी की टंकी बड़े बड़े, वो सभी बिना इंसान की मदद के नहीं चलते। वो सभी चीजों को पूरा करने के लिए सफाई कर्मी होते हैं, उसके कर्मी होते हैं, मेंटेनेंस कर्मी होते हैं और वो इस काम को बखूबी निभाते हैं, करते हैं। लेकिन इन तमाम कर्मियों के जब मैंने सवाल सुना, मसला सुना, तो हमने सोचा कि पूरे शहर के लोगों को वो मसला दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर जिस टंकी को आप साफ सुथरा और पानी सप्लाई होते देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है उसे कैसे अंधकार में रखा जाता है, उसे कैसे बेवकूफ बनाना कहेंगे इसे, कि सरकार सब कुछ देती है, पहुंचता यहां तक नहीं है। ये तमाम सफाई कर्मी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं क्या है पूरा मसला, विस्तार से बताएं। हम लोग पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सभी सीजन में, परंतु जो है हम लोगों का वेतन जो है आज तक समय से नहीं मिला। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ना मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, ना आगे हम लोग के भविष्य के लिए विभाग हम लोग सोचती है। ये हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है। क्या कोई अधिकारी आश्वासन देते हैं, कुछ बात बोलते हैं? कुछ आश्वासन नहीं, अब हम लोग प्रति कोई अच्छा विचार किसी का नहीं, सभी लोग उदासीनता है। हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि आगे हम लोग का भविष्य कैसे चलेगा। टंकी सफाई आप करते हैं तो ये हमको लगता है थोड़ा बेचकारा काम है। चलाते हैं जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति जी हाँ। तो इतनी ऊंचाई से अगर आप कभी चढ़ते भी होंगे तो ये जोखिम भरा है। इसके बावजूद भी आपके अधिकारी या आपकी जो तय मानदेय है उसे क्यों नहीं देते? यही तो हम लोग समझ में नहीं आता है, क्यों हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। क्योंकि हम लोग समान काम करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा वेतन हम लोग समान नहीं दिया जा रहा है। आप भी इस समस्या से नहीं दे रहे, क्या मसला है? यही हमको टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा है, मानदेय बढ़ोतरी भी नहीं हुई है और ऐसे भी कभी बार मांग उठाया जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं। अधिकारी से आप लोग बात किए हैं? ये हम लोग का बात नहीं थी, वो ऑफिस में कुछ नहीं है। आप बताइए, आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि पानी टंकी जो है ये आप लोग तो सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी कार्य सब कुछ होने के बावजूद ये दावा भी किया जाता है कि सफाई कर्मी जो है इसके बावजूद भी सफाई कर्मी हो या जलापूर्ति, आप एक दिन पानी बंद कर दिया, आधा शहर प्यासा मर जाए, तो क्यों आपके साथ आपकी खाने पीने की व्यवस्था ही बंद कर दी जाए? नगर परिषद में हम लोग नगर परिषद में जब से आए हैं तब से कोई अधिकारी सुन ही नहीं पाते। हम लोग का क्या कोई भी अधिकारी हो, उनसे बात करते हैं, हम लोग को 6 महीना 7 महीना को मैंने तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जो अभी वर्तमान में बड़ा बाबू थे तो हम लोग को 7 महीना का सैलरी जो रुका हुआ था तो बड़ा बाबू के माध्यम से मिला था। उसके बाद फिर से 3 में 4था महीना भी चल रहा है,
वो भी बहुत कम हम लोग का सैलरी है। परिवार वाला आदमी है, वो सब 8,000 रुपये मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। हम लोग दूर दूर के रहने वाले हैं, यहाँ पर रह के चलाते भी है, हम लोग का सस्ता कुछ है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे खासा वेतन मिल जाता है, 8,000 से आप लोग अच्छे हैं। हम लोग को पहले 8,000 रुपया मिलता था, केवल हम लोग एक आशा लगा के कि हम लोग भविष्य के लिए 2,000 हम लोग 11 और 12 से इसमें थे, तो हम लोग इसलिए कि चलो आज तो कल हो जाएगा, तो अस्थायी हो जाएगा, 15, 16,000, 17,000 मिलेगा, तो भविष्य थोड़ा सही होगा। तो कहीं भी हम लोग जाते तो प्राइवेट में तो 16, 17,000, 20,000 रुपये कहीं भी कमा सकते हैं, मगर एक आशा भरी वजह से हम लोग ये लेके तो घर चलाना तो बड़ा बहुत मुश्किल काम मुश्किल होता है। मगर क्या होता है कि हम लोग यहीं पर वहीं उसी में गुजारा करते हैं, उसी में हम लोग रह के चलाते हैं। बताइए, एक तो कम पैसा, मेहनत पूरा, और वो समय से ना मिले। राशन किराना या दुकान 1 महीना खिला सकता है, आप उससे ज्यादा नहीं खिला सकता अगर खिलाने वाला हो तो। लेकिन बताइए 8,000 में तो बड़ा मुश्किल होगा बता। सर हम लोग जो है बहुत वेतन के लिए परेशानी झेलना पड़ता है सर। कहना चाहते हैं अमन नगर में हम रहते हैं 7 दिवस से, और हम लोग का पेमेंट भी जो है टाइमली नहीं होता है। 6 महीना साल भर का वेतन मिलता है, और जो है एक दिन पब्लिक को अगर खाली नहीं मिलता है, बहुत सारा हंगामा हम लोग को झेलना पड़ता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सर कि इस पर जो है हम लोग का सुनवाई किया जाए। यहाँ के अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी से बात हुई है, उनसे कुछ बात हुआ? जब भी हम लोग आए इस तरह की कोई बात नहीं। हमसे बता रहे थे, हम गए थे उनके पास, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास जो है उन लोगों से आपने बात किया, उनको बुलाया, वो कहते हैं आप लोग चैम्बर में जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। इस तरह कोई बात नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। हम लोग बहुत सभ्य तरीके से जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सीनियर हैं, हम लोग के बॉस हैं, तो हम लोग को अपने सिविलाइज जो होते हैं उस हिसाब से जाते हैं लोग। लेकिन हम लोग की बात नहीं। इसके पहले जो 7-8 महीने का जो सैलरी रुका हुआ था, अमित जी जो है उनसे हमने कहा भाई देखिए हम लोग साथ ही समझते हैं। अब अमित जी साथ में गए, बातचीत हुई, तो जाकर के हम लोग का जो रुका हुआ वेतन था वो मिला। फिर इधर जो है 3 माह का जो है वेतन अभी रुका हुआ है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल, एक काम करके आप 8 महीना 10 महीने दौड़ते रहे, अंदर से जो होता है इंसान का जो दिल होता है वो टूट नहीं जाता है कि कैसे लड़ना पड़ता है अपनी सैलरी के। इसको आप सोचते हैं तो क्या एहसास होता है? अब इसको सोचने पे ऐसा लगता है कि हम लोग मैंने कौन सा गुनाह किए हैं जिंदगी में। इतना अच्छा काम कहा जाता है कि लोगों को जल मैंने देना एक पुण्य का काम होता है, उसके बावजूद हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है, ये समझ में नहीं आता। इसके लिए खुद हम लोग सभी लोग हैरान रहते हैं। अगर एक दिन अगर पंप जो है बंद हो जाए, आनंद नगर है, श्रीनगर है, मालवीय है, जहाँ भी चलता है, तुरंत जो है ऑफिस में हंगामा होने लगता है। CGM है, चाहे जो कोई भी साहब लोग हैं, तुरंत कॉल आता है कि यहाँ पे पंप क्यों बंद है, और ये झेलना पड़ता है। हम लोग किसी भी हालत में, बीमारी की हालत में, ऊपर में यहाँ तक कि छठ जैसे त्योहार में हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं कि पानी भी नहीं। छठ जैसे, दीपावली जैसे, होली जैसे त्योहार में सभी लोग साहब अपने अपने घरों पे त्योहार मनाते हैं। हम लोग वहाँ 24 घंटे जो ड्यूटी हम लोग की है, जो भी समय निर्धारित है उस समय हम लोग खड़े रहते हैं कि किसी को असुविधा नहीं। पास दिया गया था कि आप लोग काम करें, आज भी वो पास है, इस समय में रखते हैं, हम लोग मिला हुआ है, उस समय में हम लोग काम किए हुए हैं। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि कोरोना का पास बना हुआ है, तो हमको बताइएगा कि ये बनवाने में लड़ाई हुआ कि आसानी से बन गया? आसानी से बना सैलरी में लड़ाई करना पड़ता है। देखिए, कोरोना में ये पास बन गया था आसानी से कि पास बन जाए तो आसानी से आप काम कीजिए, लेकिन सैलरी के लिए ये बता रहे हैं कि इनको लड़ना पड़ता है। अफसोस ही है, इससे हम अफसोस ही कहेंगे कि सभी आदमी काम जो के लिए तमाम चीजें जो कोरोना में सब चीज बंद रहता है, उस वक्त ये कागज बन जाता है, लेकिन सैलरी नहीं मिलता है। ये अफसोसनाक है, और ये सिवान के वरीय अधिकारियों को इस पर सोचनी चाहिए कि वो आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बिना शहर अधूरा है। अगर ये ना करें तो शहर नहीं चल सकता। उम्मीद करते हैं कि वरीय अधिकारी जब इसको देखेंगे, इनके सवालों को समझेंगे, तो वो अपने ऑफिस में बुलाकर इन तमाम मसलों का हल ढूंढेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि तमाम सफाई कर्मी हो, तमाम कर्मी हो, उनकी मानदेय उन्हें मिलनी चाहिए। सिवान नगर परिषद से कैमरामैन तैयब रेहान के साथ मैं नदीम अहमद, CJ न्यूज सिवान। इस वक्त मौजूद है हम सिवान नगर परिषद में, और यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे मौजूद हैं। सिवान में पिछले 3-4 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर है,
उन तमाम सवालों को सर से पूछना चाहते हैं कि क्या है पूरा मसला और क्यों जो है सफाई कर्मी अपना काम नहीं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर यहीं से शुरुआत कीजिए कि आखिर शहर साफ सुथरा क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बधाई। ठीक है, और देखिए आपने जो अभी मसला उठाया जो है, जब मुझसे प्रश्न पूछा कि 3 दिन से हड़ताल है, तो इसमें यह है कि 3 दिन पहले मैंने 29 तारीख के डेट में एक पत्र निर्गत किया, जिसमें कुछ कार्यालय कर्मियों के मैंने कार्य का आवंटन जो है, कार्य का आवंटन मैंने चेंज किया जो है। ठीक है, उसको लेकर के ही अगले दिन से जो है सफाई कर्मी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जिसको आपने कार्य का आवंटन किया है उसमें आप फिर से उनको जो है वापस कर दीजिए, वह पत्र आप संशोधित कर दीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए, कार्य का आवंटन करना ये कार्यपालक पदाधिकारी का विवेकाधिकार है। किसको किस कार्य का आवंटन करना है, ये कार्यपालक पदाधिकारी का विवेकाधिकार है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई समस्याएं हैं, कोई ऐसी चीज है जिस चीज का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मेरे पास आइए, अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन वो लोग ये कहे कि नहीं, जो है आप सर जो आपने जो चेंज किया है, कार्य का आवंटन जो चेंज किया, उसको आप पुनः जो है संशोधित पत्र निकाल दिए, उसको पुनः जो है वैसे ही कर दीजिए। तो देखिए, ये क्या है कि किसी भी कार्यालय का प्रधान, उसका एक विवेकाधिकार होता है कि किस कर्मी से किस प्रकार का वो कार्य कराए। कार्य आवंटन का मामला जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी का विवेकाधिकार होता है, वो उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। सर, विवेकाधिकार निर्भर करता है, ये तो सही है, लेकिन कार्य क्षमता के अनुसार कामों को बंटवारा भी तो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होती है, एक चेन होता है कि इसके बाद इन्हीं को होगा, तो उनको छोड़कर अगर किसी और को दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कर्मी जो है नाराज होंगे। उनका आरोप है कि आप जो है मुंह देखकर काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं काम जिसको उस काम का अनुभव नहीं है। देखिए, आपका ये जो सवाल है, आपका निराधार है जो है, ऐसा कोई नहीं, जिनका भी ये सवाल है ये निराधार है। किस व्यक्ति की क्या क्षमता है इसका निर्धारण मैं कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये कार्यालय इसमें सक्षम है जो है। ठीक है, किस व्यक्ति से किस तरह का कार्य कराया जाना चाहिए, ये किस तर्क के आधार पर कहा जा रहा है, ये मुझे जो है आउट ऑफ लाइन लग रहा है जो है। ठीक है, तो यह उनका प्रश्न निराधार है। सर, एक सवाल ये है, मेरे हाथ में उसका सबूत भी है कि उन्होंने खुद दिया है मुझे कि कलावती देवी हैं जो यहाँ की सफाई कर्मी रही हैं, उनकी उम्र 70 साल है, उनकी बेटी आपके कागजों में 66 साल की हो गई है। माँ 70 साल की है, बेटी 66 साल की है, ये कैसे हो जाता है सर? कौन से कागज की बात कर रहे हैं आप? ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, देख लीजिए। आधार कार्ड का जो है जेरोक्स है, फिर से कलावती देवी का वोटर आईडी कार्ड है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, ये आधार कार्ड मेरा कागज नहीं है। हम लोग जो व्यक्ति का जो कर्मचारी होता है उसका जो सर्विस बुक बनाते हैं, उसमें जो चीज मेंशन होता है वो उसका कागज होता है। ठीक है, जो बैंक में लगा होता है। आज हम बैंक से जो है वो कागज मांग रहे हैं जिस आधार पर इनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि इन 2 व्यक्तियों के लिए मैंने स्थापना प्रभारी को स्पष्टीकरण दिया था कि मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है, तो उनको स्पष्टीकरण के रूप में अपना उसका जवाब साक्ष्य के साथ देना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि नहीं 60 वर्ष से ऊपर नहीं है, तो अपने स्पष्टीकरण का जवाब दें साक्ष्य के साथ में। अगर मैं संतुष्ट होता हूं तो मैं अग्रेतर कार्रवाई करूंगा। आप कार्रवाई करेंगे सर? एक अखबार का मेरे पास कटआउट है जो वो लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी उन्होंने मेरे पास भेजा है। उसमें कुसुम देवी की उम्र जो है 1956 बताई गई है। हो सकता है कि उस अखबार को यहीं के अधिकारियों ने बताया हो और उनके आधार कार्ड की स्टेटमेंट उन्हें 1969 बताती है। तो सर, ऐसे कागजों में अगर हेरफेर होता है, तो अगर उन कर्मियों को इससे नुकसान होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उस चीज को सही करें। जो सही है उसको सही नौकरी मिलनी चाहिए ना सर। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इस चीज की जांच चल रही है। अगर ये 60 वर्ष से ऊपर नहीं होंगी तो निश्चित रूप से जो है इनके हित में कार्य किया जाएगा। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अगर हम लोग पाते हैं कि ये इनका जो डॉक्यूमेंट्स जो बैंक में सबमिट है, अगर वह 60 वर्ष से ऊपर का नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जो है इनके साथ जो है नियम संगत कार्रवाई की जाएगी, इनके पक्ष में काम किया जाएगा। थैंक यू सर। सवाल अभी एक और है, लास्ट में आपसे जानना चाहता हूं ये कि सर इस शहर के लोगों ने इस शहर को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि नगर को साफ सुथरा रखना।
इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का कब तक अंत होगा? कब तक शहर में सफाई कर्मी साफ सफाई करेंगे? क्या ये यूं ही चलता रहेगा या इस पर आप एक्शन लेंगे या कर्मियों को मनाया जाएगा? इस पर आगे आप किस रणनीति से काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो शहर का साफ सफाई रखना ये तो हम लोग की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। लेकिन साथ में ये सारी जिम्मेदारी सारे नागरिकों की, सारे सफाई कर्मियों की और सारे कर्मियों की भी जिम्मेदारी है। मैं किसी भी संस्था का ये सम्मान करता हूं, कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी कर्मचारी यूनियन हो, उन सब चीजों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उस व्यवस्था का सम्मान नहीं करता हूं जो अनावश्यक मांगों को लेकर के हम हर समय हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया आकर के तो उस समय भी हड़ताल चल रहा था। उनकी दो मांगे थी कि मेरी वेतन बढ़ोतरी कर दी जाए और मेरा एरियर का भुगतान कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि एरियर भुगतान की प्रक्रिया जो है 2015-16 से ही चल रही और आज तक कर्मचारियों को कोई एरियर का भुगतान नहीं किया गया। मैंने आते ही इनका जो 2-3 साल से इनका वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ था, मैंने आते ही इनका 15% वेतन बढ़ोतरी कर दिया और इनके एरियर देने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी। यहां तक कि काफी कर्मचारियों का पीएफ का भी मामला लंबित था, उसको भी मैंने शुरू करवा दिया। तो कोई भी कर्मचारी का कोई भी इश्यू है अगर जिसमें किसी को वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है, किसी को पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है या किसी का व्यक्तिगत इश्यू है, दैट कैन बी सॉल्व बाय मी। ठीक है ना, ये मेरे द्वारा जो है निश्चित रूप से जो है सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया, सरकारी कार्य जो सरकारी प्रक्रिया का अंग है कि एक कार्यालय प्रधान किस तरीके से कार्यों का संचालन करता है, अगर उसमें गतिरोध किया जाएगा तो ये किसी भी संस्था का आउट ऑफ लाइन जाके परफॉर्मेंस है और मुझे लगता है कि ये निंदाजनक है। जो जाते जाते सर आखिरी सवाल, आपने उनसे बात किया, सफाई कर्मियों से आपने कभी अब तक बात की है? मेरे चैम्बर में ही उस दिन बात हुई थी। मैंने कहा आप यहाँ आए हैं, आपको बड़ा शुभकामना जो है और आपके प्रश्न भी बड़े अच्छे हैं, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। जिस दिन मैंने पत्र जो है निर्गत किया 29 तारीख को, 30 तारीख को मेरे चैम्बर में यहाँ 10 सफाई कर्मी तकरीबन 12:45 पर आए। मैं उनसे बात कर रहा था और अपनी बातें मैं समझा रहा था। तभी उनके जो यूनियन लीडर हैं जो है अमित कुमार जो है वो आए। मैंने कहा कि आप मुझे अपनी बात थोड़ा पूरी कर लेने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलिए जो है और मेरी बात वो मुझे पूरी नहीं करने दी। फिर मैंने कहा कि कर्मचारी से मैंने कहा कि ठीक है, आप जो है या तो यहाँ बात कर लीजिए, नहीं तो चलिए मैं गोदाम में 2 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आप लोगों से बात करता हूँ, आपकी जो भी समस्याएं मैं 2 बजे आके गोदाम में सुनूंगा। और वहां से ये लोग 1 बजे यहां से निकले, मेरे 2 बजे का बिना इंतजार किए ये लोग तुरंत धरने पर बैठ गए। तो बताइए कि इसमें मैं कहां तक गलत हूं? जब मैंने समय दिया कि मैं 2 बजे आ रहा हूं गोदाम में और बिना मेरा इंतजार किए आप लोग धरने पर बैठ गए और नाजायज मांगों को लेकर के, तो ये तो निश्चित रूप से जो है गलत प्रक्रिया है। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच समन्वय बातचीत होगी और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कार्यपालक पदाधिकारी जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और आप देख रहे हैं फिलहाल सीजेड न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीजेड न्यूज। धन्यवाद।